बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ अ न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 में हमने वेस्पर तक MOT तक तमाम टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर करना है। व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? यू नो डैट कि केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड is a force which holds together two or more atoms or ions to form a large variety of compounds. ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी होगी कि व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की आपने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, और डेफिनेशन इज दिस वन। ठीक है, यहाँ से लेकर आपके पास ये डेफिनेशन होगी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये एक फोर्स है जो एटम्स और आयंस को इकट्ठा रखती है। ठीक है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, द थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री। अब आप देखिए कि आपके पास जैसे ही एटम आपस में कंबाइन करते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये एटम्स हैं, व्हेन दे कंबाइन वी गेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एज यू नो डैट कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल, यू ऑल नो डैट हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस H2 में आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास एक और मॉलिक्यूल या एक और कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो जब एटम लाइक ये टू एटम्स हैं, सोडियम एंड क्लोरीन, व्हेन दे कंबाइन वी गेट सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट। सो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो फोर्स इन दो एटम्स को आपस में कंबाइन किए हुए हैं, कौन से दो एटम? सोडियम एंड क्लोरीन एटम, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह दो हाइड्रोजन एटम्स को जो फोर्स यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं वो भी केमिकल बॉन्ड कहलाता है। कहता है कि केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं या मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो केमिकल कम्बिनेशन का कॉज क्या है? एक्चुअली तमाम एटम्स, उनकी वैलेंसी जो है दैट इज अ कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, कुछ एटम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में यू ऑल नो डैट हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह हैं। ये वो गैसेस हैं जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल कन्फिग्रेशन कम्प्लीटली फिल है। चैप्टर नंबर 5 में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टडी की थी। ठीक है, हीलियम जैसे सपोज इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 1s जो पहला सब शेल आता है इसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। सिमिलरली इफ वी सी नियॉन, देन यू विल सी हेयर कि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, then 2px, 2py and 2pz में double electrons हैं, so that total 10 electrons are filled in these subshells and orbitals, and there is no subshell which is vacant or half filled। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि कोई भी सबशेल वेकेंट या हाफ फिल्ड नहीं है। तो नियॉन की कोई भी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन कि अगर इसका कोई सबशेल या ऑर्बिटल फिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी होता तो फिर ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो नोबल गैसेस लाइक जैसे हीलियम और नियॉन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हीलियम और नियॉन जैसे एटम्स, इनकी वैलेंसी नहीं है या इनकी वैलेंसी इस तरह फिल है कि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सच गैसेस आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये किसी चीज़ के साथ कंबाइन नहीं करती। अब चूंकि हम इन्हें नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं, बाकी तमाम एटम्स जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं इन नोबल गैसेस के अलावा, वो सबके साथ उनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट है। जैसे हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल आप देखती हो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर हम इसको देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है। 1 का मतलब ये है एक ऑर्बिटल या सबशेल। ऑर्बिटल की अगर आप बात करें तो आपको पता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑर्बिटल 1s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है।
so it need one more electron to complete its डुप्लेट, और यू विल से कि अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन, तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 ऑफ हीलियम जैसी हो जाएगी. सो दिस इज द एक्चुअल कोज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कि हर एटम पीरियोडिक टेबल में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी करना चाहता है. दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एटम्स अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीटेड है. यहाँ पे अगर देखें तो ये आउटर मोस्ट शेल जो है, ये वाला 2 वाला, इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6, ठीक है. 2s और 2px 2py और 2pz, ये डबल लिखा गया है, ये एक यहाँ पे ही 2pc आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है. मीन्स ये कि आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जो है उसका मतलब है कि ऑक्टेट कंप्लीटली फेल है, ठीक है. तो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड ऑक्टेट. तो तमाम एटम्स पीरियोडिक टेबल के नोबल गैसेस जैसे होने चाहते हैं, लाइक नोबल गैसेस की तरह अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहते हैं. It has been observed, now we will read the paragraph. It has been observed that the chemical reactivities of elements depends upon their characteristics electronic configurations. ठीक है, यानी जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती है. द नोबल गैसेस विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल 1s2 और ns2np6, जैसे ये ns2np6 था सेकेंड शेल वाला, show little tendency to react chemically. There are just only a few stable compounds formed by these elements. ये xenon के कुछ compounds हैं जो कि available होते हैं. A noble gas does not react with an other noble gas. Thus, these gases are the most stable of all the elements. तो आपको short question यही पूछा जा सकता है कि why the noble gases are more least reactive, ठीक है, या more stable. आपका जो question हो सकता है short question वो ये हो सकता है कि why noble gases are most stable, ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो अब इसका जवाब जो है वो आपके पास इसी पैराग्राफ में अवेलेबल है कि नोबल गैसेस क्यों जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है. समझ आ गई है. नाउ लेट अस सी व्हाई नोबल गैसेस आर मोस्ट स्टेबल. तो ये आपको उसने दिखाया है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे ये मोस्ट स्टेबल है. देन वी सी दैट all other elements combine with one another due to inherent tendency to stabilize themselves. अब बाकी के तमाम एलिमेंट्स फिर क्या करेंगे, ये उनकी इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो स्टेबलाइज होना चाहते हैं. दे गेट देयर स्टेबलाइजेशन बाय लॉसिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. लॉस करेंगे तो कैटाइन्स बनेंगे, गेन करेंगे तो एनाइन्स बनेंगे. तो कैटाइन एनाइन आपस में मिल सकते हैं, या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक कोवेलेंट बॉन्ड to attain the nearest noble gas configuration. The tendency of atoms to attain a maximum of 8 electrons in the valence shell is known as octet rule. तो ये octet rule की definition होगी. A few examples are given in table. तो ये अब आप टेबल देखें. इस टेबल में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, लाइक लिथियम. अब आप देखिए कि लिथियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वैसे लिथियम 3 एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है 1s2 अगर ये 2s1 खत्म कर दे तो 1s2 जैसा हो जाएगा जो कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. सो लिथियम विल ट्राई टू लॉस इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली मैग्नीशियम इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी नोबल गैस जैसी नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती है. सो इट विल ट्राई टू लॉस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बिकम अ कैटायन. सिमिलरली फ्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. क्यों भी गेन करेगा, इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 2pz एक इलेक्ट्रॉन के साथ है. अगर फ्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो 2p6 हो जाएगा, यानी 2p2 2pxy 2 2py2 और 2pz में 1 है
तो 2 आ जाते हैं, तो फिर 2p6 हो जाएगा। इससे नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव होगी। सो यहाँ पर लॉस करेगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो, यहाँ पर गेन करता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो। सिमिलरली सल्फर लाइक ऑक्सीजन, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 3p-Y और 3p-Z में Z में हाफ हाफ के हिसाब से फिल हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 3p6 लाइक आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेगा। मीन्स ये कि बाकी तमाम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में they will either lose or gain electrons to get the electronic configuration of the noble gas so that they may be stable like noble gases. They get their stabilization by losing, gaining or sharing electron to attain the nearest noble gas configuration. In certain cases, both tendencies to lose or gain electron have been observed, but the system will go by the condition in which the chemical combination takes place. यानी डिपेंड करेगा कि केमिकल कम्बिनेशन किन 2 एटम्स के दरमियान हो रहा है और उन 2 एटम्स के दरमियान कौन सी टेंडेंसी है। ठीक है, हाइड्रोजन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है, गेन भी करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो फिर किसी ऐसे एटम के साथ कंबाइन करेगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो कि एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, इन द केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म NaH, hydrogen atom gains an electron. In the formation of HF, the hydrogen atom donates the major share of its electron to fluorine atom. यानी यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के कम्बिनेशन आएंगे। सोडियम हाइड्राइड के केस में सोडियम आयन विल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन विल गेट, ठीक है, लाइक अ आयनिक बॉन्ड। इन केस ऑफ HF, व्हेन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन विल शेयर, तो हाइड्रोजन अपने तकरीबन सारा ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। Anyhow, the octet rule could not be made universal as the formation of compounds PF5, SF6, BCl3 are not according to this rule. अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि why the octet rule is not the universal rule. ठीक है, इसको देखने के लिए हमने ये देखा कि तमाम एटम इस तरह कंबाइन करते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसके लिए with the help of whiteboard we can understand that, as we know that sodium has 11 electron. So sodium has the electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p6. In the last it is having 3s1. ठीक है, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सो इट इज हैविंग 1s1. Now if sodium hydride is going to form, that there is a combination between sodium and hydrogen, तो ये किस तरह आपस में कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन और सोडियम। सोडियम विल लॉस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन and will convert into sodium ion, और वही एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन will pick and it will convert into hydride ion. Now these positive and negative ion they will combine to form NaH. इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगा, ठीक है, यानी हाइड्रोजन when it gains 1 electron from given by sodium, then it will convert into negative ion which is called as hydride ion. ठीक है, और इसी तरह जब सोडियम जो कि उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जब इसे लॉस कर देगा तो इट विल गो इनटू सोडियम कैटाइन या सोडियम आयन, ठीक है, with the loss of that 1 electron. Now these cation and anion, ठीक है, they will combine like an ionic bond and we will get an ionic compound sodium hydride. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड आयन में जब कन्वर्ट होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 हो जाती है जो कि नोबल गैस हीलियम जैसी है। इसी तरह सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 रह जाती है जो कि बिल्कुल नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसी है। ठीक है, इसका मतलब है इसने किया ऑक्टेट कंप्लीट
and hydrogen completed its duplet. तो यहाँ पे हमने ये इस एग्जाम्पल में ये अंडरस्टैंड किया कि एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं ताकि इनकी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट किए जा सके। ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड के केस में हमने ये देखा। बट देयर आर मेनी केसेस लाइक अभी हमने देखा एग्जाम्पल्स शेयर की गई लाइक PCl5 है। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है PCl5। PCl5 में हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, यानी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हम देखते हैं कि ऑक्टेट रूल इज नॉट द यूनिवर्सल रूल। ये चीज़ देखने के लिए फॉर एग्जांपल हम PCl5 की एग्जांपल लेते हैं। PCl5 में फास्फोरस इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको डॉट एंड क्रॉस मॉडल या लिविस मॉडल तो याद ही होगा। अब ये फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अगर इनके साथ 7 क्लोरीन एटम्स आपस में मिले तो क्लोरीन विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये आपको पता है ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इन केसेस में अगर आप देखें तो क्लोरीन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 7th ग्रुप। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर आप क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और 8। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ओके, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट व्हेन वी लुक एट द ऑक्टेट ऑफ फास्फोरस, तो आप देखें फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। किस तरह 1 2 3 4 एंड 5। सो वी विल से दैट फ्लोरीन के फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने की बजाय हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, बट PCl5 इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है BF3। अब बोरोन थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के, तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 and 3। Now boron need what? Boron needs 8 electrons। अगर ये 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयरिंग करता है तो ये फ्लोरीन एटम अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बोरोन के साथ शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन 7 ग्रुप। 7 ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो बोरोन के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह करने से बोरोन फ्लोरीन के तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, लाइक फ्लोरीन ने इस शेयरिंग में अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन व्हाट हैपन टू दी बोरोन? बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में स्टिल आप देखो तो हमारे पास बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 4 एंड 6। ये 1 2 3 4 and 5 6। So boron is getting 6 electrons in outermost shell. It is not completing its octet, or you will say that it is an electron deficient molecule, but BF3 भी एक stable molecule है। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, यानी हमारे पास जो नतीजा आता है वो ये है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ठीक है, तो ये आज का हमारा नेक्स्ट एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट था कि ऑक्टेट रूल लाजमी नहीं कि कंप्लीट किया जाए या उसे फॉलो किया जाए। ठीक है, फर्दर है कि हमारे पास कहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जीज आती हैं। अकॉर्डिंग टू द यानी बॉन्ड एनर्जीज
कौन सी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व है, एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो कम्बिनेशन के लिए दे नीड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल कम्बिनेशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एटम फॉर्म बॉन्ड एज इट लेट्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। सिस्टम जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं दे विल लॉस देयर एनर्जी, यानी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ को पहले देखें और इसे समझें। हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूर है, स्टिल दे आर नॉट कंबाइंड। उस वक्त उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। ठीक है, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, वो क्या होगी, वो डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, यानी अब दो एटम, यहां से आपने ग्राफ को ए पॉइंट से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये ग्राफ बनाया गया है बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी विच इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पर लिया गया है और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है। जब दो एटम्स अलहदा अलहदा है तो उनके दरमियान कोई भी एनर्जी का सिस्टम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों एटम्स के दरमियान, ये देखिए, इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस इस तरफ बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये एरो हेड ये शो कर रहे हैं कि इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस पीछे की तरफ आ रहा है, मीन्स कम हो रहा है। इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा और दो एटम एक खास डिस्टेंस पे आके आपस में कंबाइन करते हैं बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम विच इज इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स एंड दैट इज कॉल्ड 75.4 पिकोमीटर। कहता है दो हाइड्रोजन एटम जब 75.4 पिकोमीटर के डिस्टेंस पर आते हैं तो तकरीबन -436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं। ये कंबाइन एनर्जी है रिलीज्ड बाय बोथ एटम्स। अगर एक एटम निकाले तो फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी 218। दोनों एटम तकरीबन 218 किलो जूल पर मोल एनर्जी कंबाइन मिलाकर 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी लॉस करके आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक खास डिस्टेंस पर इन दोनों एटम्स के दरमियान मेंटेन रहती है। ये जो वर्ड मैंने बोला है, एक खास डिस्टेंस पर एक दूसरे के दरमियान मेंटेन रहती है, इसको समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेते हैं कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, द सेकेंड हाइड्रोजन एटम आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये दो एटम एक खास डिस्टेंस पर एक दूसरे के दरमियान आते हैं तो इनके दरमियान कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड कुछ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ऑपरेट करती है। ठीक है, जैसे सपोज करें ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ठीक है, और इसी तरह ये दूसरी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में सिर्फ एक एक प्रोटॉन है, लिहाजा दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास क्या है, दोनों के पास एक एक प्रोटॉन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम हो गया और उसी के साथ साथ आपके पास दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसके पास भी एक प्रोटॉन है एंड प्रोटॉन इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। इसी के साथ साथ आउटर मोस्ट शेल में आपके पास मौजूद है एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन केस ऑफ एन अदर हाइड्रोजन एटम। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये दो एटम आपको जैसे शक्ल में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, तो देयर मस्ट बी अ रिपल्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इनके दरमियान। इसी तरह अगर आप दोनों पॉजिटिव आइंस को या पॉजिटिव प्रोटॉन या न्यूक्लियाई को देखें तो इनके दरमियान भी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ऑपरेट करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास एक और फोर्स भी है जो कि इनके दरमियान अट्रैक्शन का बायस है, दैट इज द फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन, यानी ये वाली फोर्स जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव आयन के दरमियान भी एक फोर्स मौजूद है जिसे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। मीन्स हमारे पास चार किस्म की फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं।
2 रिपल्सिव एंड 2 अट्रैक्टिव। कहता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट कर जाती है तो बॉन्ड बन जाता है, और एक खास डिस्टेंस तक ये डोमिनेशन जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन का बाइस बनती है। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से आप देख सकते हैं। फिर देखें, आपके पास 2 एटम्स हैं, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज वन हाइड्रोजन एटम with electron having negative charge. Okay, the second hydrogen atom with electron having negative charge. अब इन दो एटम्स के दरमियान एक खास डिस्टेंस पर फोर्सेस ऑफ repulsion between electron and between proton and proton, same ions, same charges, so forces of repulsion. लेकिन उसी के साथ साथ इनके दरमियान मौजूद है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव प्रोटॉन के दरमियान है, जिसे आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और इसी तरह आपके पास इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव आयन के दरमियान भी एक फोर्स है, जिसे आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट कर जाएंगी, कहते हैं उस वक्त आपके पास जो डिस्टेंस होगा इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और बॉन्ड डिस्टेंस। इस वक्त हाइड्रोजन के केस में आफ्टर लॉसिंग 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी एट द डिस्टेंस ऑफ 75.4 picometer, the two hydrogen atoms they combine to form H2। कहता है अगर इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से ये दोनों एटम मजीद क्लोज आ जाएंगे तो एकदम सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और मालिक्यूल नहीं बनेगा, जिसको हम इस डायग्राम से, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें देख सकते हैं। कहता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन किए खास डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर पर, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड मेक अ बॉन्ड। लेकिन जैसे ही हमने ये डिस्टेंस थोड़ा मजीद कम किया, यानी ये ग्राफ अगर नीचे लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ से अगर हम इस ग्राफ में थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट विल बी लॉस्ट। और फिर क्या होगा, दोनों एटम एक दूसरे से दूर दूर अगेन उसी कंडीशन पे चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज दिस, कि दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिड्यूस की जा सके। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करके एटम कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। द अट्रैक्टिव, अब वही बातें जो मैंने आपको समझाई हैं वही इसी पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। कहते हैं attractive forces tend to begin the two atoms close to each other and the potential energy of the system is decreased. On the other hand, the repulsive forces tend to push the atom apart and potential energy of the system is increased. तो हम ये देख रहे हैं कि इस ग्राफ में, ये ग्राफ जो डाउनवर्ड जा रहा है ये बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, लेकिन ये जो ग्राफ अपवर्ड जा रहा है ये शो कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, it has been found that the magnitude of potential energy of attractive forces is more than for repulsive forces. Therefore, potential energy decreases as the two hydrogen atoms approach each other. क्योंकि उनकी टेंडेंसी भी होती है कि they will form the bond. So, at 75.4 picometer distance, by the loss of 436.45 kilojoule per mole energy, which is also called as bond formation energy, they will form a bond. This was all about the बॉन्डिंग इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।